मुझे भी साथ ले जाओ यार, मैं यहाँ बोर हो जाऊँगा। गैस के बेड पर कोहनियों के बल लेटा मेरी हल्की से कह रहा था। किससे? वही जो वॉक इन क्लॉसेट के अंदर मुंह दिए खड़ा था और बेड पे एक बैग खुला पड़ा था जिसमें 2 से 3 दिन का सामान था। अगर तुम मुझे साथ लेकर नहीं गए तो मैं तुम पे केस कर दूंगा। सेब के अंदर दांत काटते हुए इतला दी गई। कैसम को 2 दिन के लिए छोड़कर जाना मुश्किल है और फिर तुम्हारे बगैर छोड़कर जाना नामुमकिन। वो मसरूफ सा शर्ट हाथ में लिए बेड की तरफ आया। क्या तुम इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हो कि तुम्हें मेरे मजबूत कंधों पे एतबार है? वो सीधा हो बैठा था। कैसे ठंडी नजरों से उसे देखा और आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ उससे कंधों पर रखकर जोर से दबाया। मेरी घर आकर पीछे हुआ था। कंधों पे नहीं, हाँ, अलबत्ता खून पे एतबार है। वो ड्रेसिंग टेबल तक गया और हाथ भरकर परफ्यूम्स की शीशियाँ उठा ली। कमबख्त जनाजों पे भी खुशबू लगा कर जाता था होगा। मेरी गट फीलिंग्स कह रही हैं कि कुछ होने वाला है। या बीक्यू दबा होगा, या मैं, या फिर कैसम। तुम्हें क्या लगता है? वो खुले हुए बैग को बंद करते मेहदी के सामने आकर बैठकर बैठा। वो खुले हुए बैग को बंद करते मेहदी के सामने आकर बैठा। सब आंखें उसे गौर से तक रही थीं। कराची जाने का आइडिया तुम्हारा अपना नहीं था, है ना? तुम अपने फैसलों पर दूसरी बार नहीं सोचते नाइटमेयर। कैसे गहरी सांस भरी। ये मेरा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं यही चाहता था। कुछ बातें आपके दिल में होती हैं लेकिन आप कह नहीं पाते, और जब कोई आकर आपको वही बात बताता है तो आप उससे इनकार नहीं कर सकते। मैं भी नहीं कर सका था। तुमने इस प्रोजेक्ट को सर चढ़ा लिया है। सब ठीक होगा, डोंट वरी। तुम संभाल लोगे। वो मेरी की आंखों में देखकर पूछ रहा था। उस जज्बात में गर्दन हिला दी। गैस का दिल हल्का होने लगा था। एक बात याद रखना मेरी, तुम अच्छे इंसान हो या बुरे, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई तुम्हें बर्बाद कर दे तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन होता है, तुम उसे बर्बाद कर दो। कोई राह, कोई मफाहमत, कोई हल उस पॉइंट पे कुछ काम नहीं आता। या मारो या फिर मर जाओ। मेरी ने धीरे से समझने वाले अंदाज में गर्दन हिला दी। कैस अब अपने मैनेजर से बात कर रहा था। मेरी सुसरोई से उसके कपड़े और बाकी सामान बैग में डालने लगा था। कैसम जिम्मेदारी थी और उसे जिम्मेदारियों से खौफ आता था। यहाँ से दूर हॉस्टल के किचन में आज गहमा गहमी थी। शेफ छुट्टी पे था और 10-15 लड़कियां आज खुद को शेफ समझे हुए थी। कहीं कोई बिरयानी में मसाला डाल रही थी तो कोई कौरमे के लिए प्याज गरम कर रही थी। किसी के हाथ में रायते का बाउल था तो कोई सलाद के पत्ते चुन रही थी। जीनिया मेज के गेट कुर्सी रखे खामोशी से सब कुछ देख रही थी। उसे खाना बनाना पसंद था और नित नई डिशेस ट्राई करना आदत, मगर दिल हर शय से उजाड़ सा हो रखा था। हाथ में गाजर लिए और मुंह में सलाद के पत्ते रखे कोई उसके साथ आकर बैठा तो सीने ने गर्दन तिरछी करके उसे देखा। आंखों में नाकावारी उतरी। कोई इस तरह बदतहजीबी से कैसे खा सकता है? कल कैसम के साथ पहला आउटडोर शूट है, एक्साइटेड? काशा को कुतरते हुए सवाल किया। काफी देर तक जीनिया ने कोई जवाब ना दिया। हाथ से आते हैं, कुछ तबाह और कुछ बर्बाद करके चले जाते हैं, उनको दिल से लगाकर नहीं बैठते। याद दहानी। जीनिया अब भी कुछ न बोली। लगता है तुम अब तक अपनी गलती पे पछता रही हो, या फिर तुम्हारी अनाहट हुई है कि तुम जैसे अफलातून की माँ को सही मालूमात क्यों ना मिल सकी। मुझे नहीं पता क्या, मगर मुझे सब बुरा लग रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। अगर चीज़ें उस तरह से ना हुई जैसे मैंने सोची हैं तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो सकती है और कोई ऐसा होने से रोक भी नहीं सकता। मुझे मेरे घर वालों से खौफ आता है। वो झुंझलाहट से बोली। जो होना था वो हो गया है। न तुम उसे बदल सकती हो ना मैं। जो तुमने किया है वह इमेच्योरिटी का सबसे ऊंचा दर्जा है, मगर मुझे ये मानना होगा कि तुम अच्छा खेली। इसके अलावा एक ही हल था, अपने घर वालों से सच कहना, मगर सच झूठ से ज़्यादा मुश्किल होता है। सो मिस जीनिया हाकिम। उसे अपनी एक गाजर उसके हाथ पे रखी। जिंदगी को जीने वाली उम्र में उसे गुजारो मत। कैसम के साथ पहला आउटडोर शूट, और अगर तुमने अच्छा काम किया तुम्हारे लिए ऑफर्स आएंगी। कराची के अस्पताल में तुम्हारा बीमार बाप है, उसका सोचो। तुम्हारे पास खुश होने और टेंशन लेने को बहुत सारी चीजें हैं। खुद को भलाज के गम में मत थकाओ। गाजर खाओ, गाजर। मलका ने शान बेनियाजी से ऑफर दी। अगले चंद पलों में सीनिया भी सुख गाजर कुतर रही थी। मोबाइल हाथ में लिए फोटोग्राफी एक्स सर्च कर रही थी। दूर अंदर वो बस अपने बाप के लिए दुआएं कर रही थी। जीनिया हाकिम ने जिंदगी की ओर एक कदम बढ़ा लिया था। कराची एयरपोर्ट। फ्लाइट की लैंडिंग्स का ऐलान प्यारों को मिलते आज सुबह आते लोग, किसी लंबे सफ़र से आए रिश्तेदार। एयरपोर्ट के सफ़ेद सतूनों के लिए ये मंजर नया नहीं था। तुम हमारे साथ नहीं आ रही?
एयरपोर्ट के हाथे में कैसिम की गाड़ी की बजाय करीब रखी बेंच पर बैठी सीनियर हाकिम से उसका साथी फोटोग्राफर सवाल कर रहा था। मेरा भाई मुझे लेने आ रहा है। मैनेजमेंट से मेरी बात हो गई है। मैं अपने भाई के साथ रहूंगी। उसे तफसील से जवाब दिया। अब नामी फोटोग्राफर को बेख्तियारी तशवीश सी हुई थी। लेकिन मैंने तो सोचा था एंगल और पोजीशंस के बारे में मेरी कुछ तकनीक हम रास्ते में डिस्कस करेंगे। रात को शूट है ना। ये आपका मसला है। हम आपको अपनी तरफ से सोचने की बजाय मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। अब आप मुझे ये सारी चीज़ें ईमेल कर दें। उसे खुरकने के बाद वो हल भी निकाल चुकी थी। उसी पल पिलर की ओट से बशर उससे अपनी तरफ आते दिखाई दिया। बशर तेज से इस कदम उठा रहा था। जीनिया के साथ खड़ा लड़का उसका बस नहीं चलता था। फौरन जान ले कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जीनिया उसे अपना ईमेल एड्रेस नोट करवा चुकी। उसी पल बशर भी पास पहुंच चुका था। क्या कोई मसला है? जी भाई साहब, क्या चाहिए? अगली बात उससे हमको देखकर कही। कोई मसला नहीं है अदा। ये मेरे साथ काम करता है। मैं बस उसे अपना ईमेल एड्रेस दे रही थी। वो बलोची में बोली। क्यों दे रही हो इसे अपना ईमेल? इसकी शक्ल है। वो भी जवाबन अपनी जुबान में बोला। हमदे सरबी को ना समझते हुए पलट गया था। बशर की सुलगती नजरों ने उसका देर तक पीछा किया। वो जा चुका है अदा। जब बशर काफ़ी देर तक उस जाते हुए आदमी को घूरता रहा तो सीनियर जरा जता कर बोली। वो गहरी सांस लेते हुए उसकी जानी मुड़ा और फिर धीरे से उसे कंधे से लगाया, फिर सर को चूमा। कैसे कैसे गधों के साथ काम करती हो तुम? ज़रा भी अच्छा नहीं लगा ये मुझे। शक्ल से ही फ्रॉड लगता है। अच्छा अच्छा, इसे छोड़ो। अब बताओ अब्बा कैसे हैं? बेहतर हैं। परसों ऑपरेशन है। बस दुआ करो सब ठीक हो। वो उसका बैग उठाते हुए बोला था। आगे जाते हुए वो सीनिया से छोटे छोटे सवाल करता रहा जिसमें ज़्यादातर बलाज के बारे में थे। होटल आकर बशर किसी काम से चला गया था। जीनिया खून से मिली फिर अब्बा के पास आ बैठी। वो बेड पे लेटे थे। वजी चेहरा बिल्ला पटक था। आंखों के नीचे हल्की और सेहत गिरी गिरी सी। जीनिया उनके पास बैठी खामोशी से उन्हें देखती रही। उसकी हिम्मत न हुई कि अब्बा का हाथ अपने हाथ में ही ले सके। आंखें खुश्क थीं मगर अब्बा की इस हालत पे उसके दिल ने आंसू बहाए थे। चंद पल बाद हाकिम नवाब ने धीरे से आंखें खोली थीं। जीनिया को देखा। उनमें एक चमक सी आई थी। वो बैठना चाहते थे। जीनिया ने जल्दी से उनके पीछे तकिए दुरुस्त किए। ये आदमी उसकी माँ को मारता रहा था, उन्हें गालियाँ देता था। यही आदमी था जिससे एक रात घर में 3 बच्चों को अलग अलग बिस्मिल बनाया। मगर एक यही आदमी था जिससे नफरत नहीं होती थी, कम से कम जीनिया को नहीं होती थी। कैसी हो? बलाज कैसा है तुम्हारे साथ? कॉल्स करता है तुम्हें? लहजे का रोब, तनतना गुस्सा सब झाग की तरह बैठ गया था। ठीक हूँ अब्बा। बलाज हर दिन 3 से 4 बार कॉल्स करता है। इस बार पैसे भी देकर गया है। आप फिक्र न करें, सब ठीक है। वो खामोश हो गए। तसल्ली ना हो सकी। सब ठीक नहीं हो सकता। हाँ, अगर उनकी बेटी एक दो शिकायत करती तब शायद सब ठीक होता। काफ़ी देर तक दोनों के दरमियान खामोशी रही। जीनिया हल्की आवाज़ में कौन से अब्बा की दवाइयों और गज़ा के बारे में पूछती रही। जब उसे अब्बा की आवाज़ सुनाई दी। वो मारता है तुम्हें? जीनिया ठहर सी गई। हलक में आंसू का गोला सटका था। जी जहाँ था सब बता दे। अभी वो कोई जवाब देती कि तुम उसकी अतात करने लगो तो नहीं मारेगा। अल्फाज शीशे की तरह चुभे थे। तुम्हारी माँ भी ऐसा ही करती थी। मेरी एक बात के बदले में अपनी मर्जी करती थी। जो औरत शोहर की बजाय खुद को मर्द समझने लगे फिर उसका मुकद्दर जिल्लत होता है। मैं उसकी हर बात मानती थी अब्बा। वो रंजीदगी से उनकी बात काट गई। उससे कहा फोटोग्राफी छोड़ दो। मैंने छोड़ी। उससे कहा मैं खुद को बदल लूँ। मैंने कोशिश की। उससे कहा उसके माली मसाइल हैं। मैंने उससे पैसा दिया, इज्जत की, फिर भी उससे मुझे मारा क्योंकि यही उसका असल था। उसकी आंखें भर रही थीं जिन्हें वो बेदर्दी से साफ कर गई। उससे मेरे साथ इतना बुरा किया और आप अब भी उसी की साइड ले रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आता अब्बा। वो उठी और तनफन कर दी बाहर निकल गई। कूंज ने बेजार से निगाह बाप पे डाली। जीनिया कुछ भी कहे मगर कूंज को अपने बाप से नफरत थी, सख्त नफरत। आपको सुकून आता है अब्बा हम सबके साथ ये सब करके? वो बदतमीजी से बोली। उसके लिए हाकिम नवाब की नसें नरम ही रही थी। जो कुछ सहा है उससे सहा है। आप इस बारे में जानते ही क्या है? हाकिम नवाब चंद पल उसे देखते रहे फिर वापस लेट गए। लाइट बंद कर दो, मुझे सोना है। उसकी सारी बातों के जवाब में वो यही बोले थे। कूंज के बदन में शर्रे दौड़ गए। अब्बा इतने बेहिस कैसे हो सकते थे?
उसे से लाइट बंद कर दी वो बाहर निकल गई थी। हाकिम नवाब की तरफ वापस आऊं तो वो कुछ कुछ पुरसुकून थे। वो बाप थे, जानते थे बेटी दिल में क्या क्या रख कर आई है, मगर वो कहानी के हीरो नहीं थे जो बेटी को पुचकारते, मोहब्बत से गले लगाते और मसाइल जानने की कोशिश करते। वो विलेन थे। उनका तरीका गलत था मगर नताइज सही। उनकी बेटी का दिल हल्का हो चुका था, उन्हें मज़ीद कुछ नहीं चाहिए था। कराची का समंदर शाम के वक्त खूबसूरत लग रहा था। ठाटे मारता समंदर और लहरों के शोर ने डिज़ाइनर्स का दिल खुश कर दिया था। स्पॉटलाइट्स और सेटअप की रोशनियों ने सारे में उजाला कर रखा था। ज़रा ज़रा से फासले पर एक मेज़ और कुर्सी रखी थी। अक में समंदर, यूँ लगता था जैसे डिज़ाइनर्स समंदर के एन सामने शाहकार तश्कील देने आए हैं। लोगों का एक जम्मे का फेर सा था। डिज़ाइनर्स, स्टाइलिस्ट्स, कैमरामैन, मैनेजर, हर कोई यहाँ से वहाँ भागता अपने काम सर अंजाम दे रहा था। अगर तुम एक झलक देखना चाहो तो आंखें उठाकर सामने देखो। गीली रेत पे रखी मेज़ और उसके अक में रखी कुर्सी पे बैठी एक डिज़ाइनर जो सफ़ात पे झुकी हुई थी। उसकी उंगलियां मुतहरिक थीं, पेशाने सिलवट सदा और आंखों में चमक। हमद रज़ा ने एक घुटना गीली रेत पे रखा, कैमरा आंख के करीब ले आया, इशारे से अपने साथ खड़े 3 से 4 फोटोग्राफर्स को जगह संभालने को कहा। स्पॉट बॉय ने रोशनी फिक्स की। एक सांस, दो सांस, तीन सांस और ये हुआ क्लिक। एक शानदार क्लिक और फिर चंद धड़ाधड़ क्लिक्स। चंद पल बाद वो जोश से अपने लिए गए क्लिक्स अपनी टीम को दिखा रहा था। यकीनन ये शूट वायरल होने वाला था। तस्वीर गैस को दिखाई गई तो हिलाफे तवक्का वो मुस्कुराया था। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक स्पार्कल सा। ऐसी चमक एक लिखारी के चेहरे पे आती होगी जब उसका मसूदा मुकम्मल होता होगा। ऐसी चमक उस बाप के चेहरे पे आती होगी जिससे अपनी औलाद को कामयाब होते देखा होगा। कैस, हम काम शुरू करें? कैमरा गले में लटकाए हाथ में मोबाइल लिए खड़ी सीनियर ने सवाल किया। उसे गुलाबी रंग की टखनों को छोटी फूलदार फ्रॉक पहन रखी थी। बाल आज ऊंची पोनी में बंद थे। चेहरा मेकअप से हाली मगर शफाफ। कैस खामोशी से समंदर को देखता रहा। तेज हवा उसके घुंघराले बालों को उड़ा रही थी। सफ़ेद शर्ट हवा के दोष पे फड़फड़ा रही थी। मेरा मूड नहीं। टका सा जवाब। ये दिन का सबसे आइकॉनिक वक्त है सर। अगले 5-10 मिनट में सूरज गरूब होने वाला होगा और अंधेरा फैल जाएगा। अगर हम उससे पहले तस्वीर लेना स्टार्ट करें तो जानते हो कितना खूबसूरत व्यू आएगा। फुलदार फ्रॉक वाली लड़की उसके साथ आकर खड़ी हुई, हाथ उठा उठाकर समंदर की जानिब इशारा किया। वहाँ उस जगह आसमान में नारंगी शुआएं आएंगी। सूरज अपने साइज से ज़्यादा बड़ा लगेगा। पीली और नारंगी रोशनी साथ मिलकर चेहरे पे पड़ेगी और एक तरफ वो समंदर। आह, परफेक्ट। जोश, जज्बा, एक्साइटमेंट, उसकी आवाज़ बदलने लगी थी। मैं खड़ा हूं ना, ले लो जितनी तस्वीर चाहिए। उसकी आंखें अम्बी समंदर पे टिकी थीं। जैसे नजर फेरेगा तो समंदर गायब हो जाएगा। जीने ने करा कर आंखें बंद की और हसरत से अपने अतराफ में देखा। तमाम फोटोग्राफर्स का काम अब बस खत्म होने को था और एक सीनिया थी जिसका काम अब तक शुरू भी ना हुआ था, जिसके लिए उससे काम करना था। वो जनाब खुद को शहजादा बरतानिया समझे जो खड़े थे। गैस प्लीज़, बस 5 मिनट का काम है। तुम। गैस की एक सख्त नज़र पे वो बोलते बोलते रुक गई। बेबसी से उसे देखा। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर उसी को देखते हुए किसी को आवाज़ लगाने लगा। हमद, इधर आओ। साथ खड़ा किसी डिज़ाइनर की तस्वीर लेता हमद फ़ौरन से उसकी तरफ आया था। मैं यहाँ इसी तरह खड़ा रहूंगा? क्या मेरी तस्वीर नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती हैं सर। बाकायदा बहुत अच्छे व्यूज़ के साथ तस्वीर बनेगी। आप चाहें तो मैं ट्राई करूं? जीने ने सदमे से उसे देखा। वो जीने की जगह लेना चाह रहा था। उसे बशर की सारी बातें याद आने लगी। दिल में आग सी लग गई। आप जैसे चाहेंगे उसी तरह तस्वीर ली जाएंगी। उससे मदाखलत किए फिर ठहर कर हमद को देखा। आप जा सकते हैं हम। और एक और बात, तस्वीर के लिए जो एंगल्स और पोजेस मैंने बताए थे वही ट्राई कर रहे हैं ना? मैंने देखी जिलीश की तस्वीर। आपने मेरी बात बहुत जल्दी पिक कर ली। वाह, वो मस्नूई सताइश से कहते कैस और हम दोनों को बहुत कुछ चिता गई थी। चंद पल बाद 2 फोटोग्राफर्स उसके अक में खड़े थे। जीनिया दरमियान में और कैस उसी तरह समंदर को देख रहा था। एक हाथ पेन की जेब में और दूसरे में सिगार था। जीनिया कैमरे आँख के आगे ले आई, आंखें छोटी की और जो ही वो क्लिक करने वाली थी रुक गई। ये नहीं, कम से कम ये नहीं, इस तस्वीर में मुर्तनी थी। उसने कैमरा नीचे किया, एक लंबी सांस ली, आंखें बंद करके खोली
और एक हसन से कैमरा दोबारा अपनी आंख के आगे किया। एक गांव में एक पोल्ट्री फार्म था। उसका मालिक बहुत अच्छा आदमी था। एक दिन उस पोल्ट्री फार्म पे कुछ लोग आए। वो बोलते हुए तस्वीर क्लिक कर रही थी। कैसे मुड़कर चमकने से उसे देखा। उसके दाने रुख पे सूरज की रोशनी पड़ी। चेहरा आधा रोशनी और आधा अंधेरे में। चेहरे पे उलझन। परफेक्ट क्लिक। उन्होंने मालिक से पूछा कि तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो। मालिक ने जवाब दिया कि वो मुर्गियों को पिस्ता और बादाम खिलाता है। आने वाले लोगों ने मालिक के खिलाफ एक लंबा पर्चा निकाला, ये कहते हुए कि अगर तुम मुर्गियों को पिस्ता और बादाम खिलाते हो यानी तुम्हारी आमदनी अच्छी खासी है, ये लो टैक्स भरो। कैस हंस पड़ा। सिगार हाथ में पकड़े रोशनी के नीम रुख पे मुस्कुराता आदमी। एक और परफेक्ट क्लिक। चंद दिन बाद पोल्ट्री फार्म पे चंद और लोग आए और उन्होंने भी वही सवाल किया कि तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो। मालिक ने सोचा पिछली बार बादाम और पिस्ता कहने पे इतना बड़ा टैक्स भरना पड़ा था, अब कुछ मुख्तलिफ कहता हूँ। उससे कहा, जी हम तो मुर्गियों को कचरे के ढेर पे खुला छोड़ देते हैं। चीचड़े कीड़े मकोड़े और गंद खाती रहती हैं। अब के मालिक पे पर्चा कट गया क्योंकि वह हफाजाने सेहत की टीम थी। कैस दोबारा हंस पड़ा पूरे दिल से। उसकी आंखें चमक उठी थी। चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। जीनिया तस्वीर लेते हुए कहती जाती थी। चंद दिन बाद कुछ और लोग आए और उन्होंने सवाल किया कि तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो। बेचारा मालिक एक बार नुकसान उठा चुका था और एक दफ़ा हर्जाना भर चुका था, सो अब उससे पैंतरा बदला। उससे कहा, ना हम मुर्गियों को पिस्ता बादाम खिलाते हैं, ना हम उन्हें कचरे के ढेर पे छोड़ देते हैं, बल्कि हम महज़िब लोगों की तरह एक एक मुर्गी को एक एक रुपया कैश देते हैं ताकि जो उनका दिल चाहे वो खा सकें। अब के वो कहकर मारकर हंस रहा था। कभी गर्दन पीछे फेंक कर हंसा तो कभी आगे को झुक कर हंसा। जीनिया तस्वीर बनाती चली गई। गैस हंसते हंसते झुक गया था। बाल माथे पे गिरने लगे। हंस हंस कर उसके पेट में दर्द होने लगा था। उसे लतीफ़े पसंद थे बचपन से ही। लाइक सीरियसली, एक एक रुपया कैश? ओ खुदाया, एक एक रुपया कैश? वो हंसी की दूरी के दरमियान बामुश्किल कह पाया था। सारी टीम मुड़ मुड़ कर उन्हें देखने लगी थी। ढलता सूरज, नारंगी किरणें, हंसता हुआ मर्द, तस्वीर बनाती दराजकद लड़की, जलता सिगार और रक्त में ठाठे मारता समंदर। कोई मंजर इससे ज़्यादा खूबसूरत हो सकता था क्या। थोड़ी देर बाद पैकअप हो रहा था। रात का अंधेरा छाने लगा था। टीम मैनेजमेंट, सारे डिज़ाइनर्स और बाकी के लोगों को अपनी निगरानी में गाड़ियों में बिठाकर घरों की तरफ रवाना कर रहे थे। जरा से फांसे पर रखे बड़े से पत्थर पे कैस गंभीर बैठा था। हाथ में कॉफ़ी का मग था और साथ खड़ी अदीबा उससे कुछ बता रही थी। जीनिया चंद पल फांसे पे खड़ी उसे देखती रही, फिर उसकी तस्वीर दिखाने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। अदीबा किसी काम से चली गई। अब वो अकेला था। जीनिया जरा से फांसे पे एक पत्थर पे उसके सामने बैठ गई। कैस उसकी तरफ नहीं देख रहा था, वो अब भी समंदर देख रहा था। तुम्हारा चीनी का जहाज समंदर में डूब गया है क्या। वो कैस के नजरों के ताक़ुब में देख रही थी। उससे जवाब ना दिया। अगर ऑफिस का कोई मसला है तो मुझे बता दो, शायद हल निकल आए, वरना मैं लेट हो रही हूँ। तुम्हारे अंदर कब से ही मिसी हाई के जरासीम जन्म लेने लगे? घर जाओ तुम। मिसी हाई का कोई जरासीम मुझे छू कर भी नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता अपने काम को सही तरीके से करना और हलाल कमाना मेरा फ़र्ज़ है। कैसे गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो क्यों भूल गया था कि सीनियर हकीम अब उसके पर्सनल एडवाइज़र है। वो चंद पल यूं ही उसे देखता रहा, फिर रुख मोड़कर दोबारा समंदर को देखने लगा। शहजादे बरतानिया मूड ऑन हो चुका था। मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर परेशान हूँ। ये मुझे आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी। उसकी आवाज़ हल्की थी। इस प्रोजेक्ट के दौरान मैं कई बार अपने पैटर्न से हटा हूँ, कई बार आउट ऑफ द वे गया हूँ। मार्केट का कर्जा है, अगर ये डूबा तो बहुत कुछ डूब जाएगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये प्रोजेक्ट डूब जाएगा। तुम्हारे बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मैं पेंस कलेक्शन के बारे में शुरू से जानती हूँ। बराक हनीफ अपना एक एक रुपया सोच समझ कर इन्वेस्ट करता है और इस वक्त मैंने उन्हें कई बार देखा है। वो पीक्यू से बहुत खुश हैं और मुतमईन भी। मेरा नहीं ख्याल ये फेल होगा। पानी उनके पैरों को छूकर पलट रहा था। क्या मैं सिर्फ इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए तसल्ली कर लूँ कि बराक इसके लिए परेशान नहीं? उसके संजीदगी से कहने पे सीनिया हंस पड़ी थी। नहीं, ये बस एक पॉइंट था। इस प्रोजेक्ट को इसकी यूनिकनेस कामयाब करेगी। पिछले 3 आइडियाज़ के साथ एक ट्रेडिशनल लॉन्च वाला आइडिया बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा तुम्हारी टीम की मेहनत, हर एक चीज़, हर शय बता रही है कि ये प्रोजेक्ट कितना कामयाब होगा। मैं एक ब्रांड को जानती थी, वो बहुत अच्छे कपड़े डिज़ाइन करता था
मुझे शौक था कि मैं अपनी शादी पे उनका बनाया हुआ लहंगा पहनूंगी। फिर पहना क्या? यकदम उसे दिलचस्पी हुई। ना औकात थी और ना शौक रहा। शौक क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो ब्रांड यूनिक नहीं रहा था। उससे गर्दन तिरछी करके कैस को देखा। वो हमेशा एक जैसे रंग, एक जैसे डिजाइन्स बनाने लगा था। कई लोग बस उसके नाम की वजह से उसे खरीद लेते थे, लेकिन मेरे जैसे फैशन इंथ्यूसिस्ट, हमें मॉयल करना है तो कुछ नया करो। और तुमने किया है। तुमने सब कुछ बदला है कैस। खुद पे यकीन नहीं रखोगे तो चाहे सारी दुनिया तुम पे यकीन करने लगे, दिल को खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि लोगों को मेरी बनाई हुई वही पुरानी चीज़ें पसंद हों और वो इस यूनिक टच को कबूल ना कर सकें। तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? कभी गौर करने की कोशिश की है? कैसे हाथ चलाया, बेसारी से गर्दन घुमाई। सब दोस्त समझ रहे हैं मैं पागल हो गया हूँ। मेरे खानदान को लग रहा है मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, क्योंकि कोई कैसम को ना कैसे कह सकता है। तुम ये कहना चाहती हो कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ? जीनिया उसी तरह उसे देखती रही, फिर नफे में सा हिलाया। तुम नॉर्मल हो क्योंकि मसाइल नॉर्मल लोगों के साथ होते हैं। तुम्हें बस इम्पोस्टर सिंड्रोम हुआ है। कैस की आंखें पुरसोच अंदाज में छोटी हो गई थी। अपने काम पे शक करना और उसके लिए आने वाले रद्द-ए-अमल से खौफजदा होना, ये सब इसी की निशानी है। इसका कोई हल? वो पूरी तरह मतवज्जा हो। बिल्कुल है। या तो इसे डील करो या इग्नोर, या फिर हरा दो। उससे गिनवाया। हराया कैसे जाए? स्नेक पीक। गैस की भनवें अजनबे से इकट्ठी हुई। जीनिया ने कहना जारी रखा। 1 या 2 मिनट का छोटा सा ट्रेलर जिनमें तुम्हारे बनाए गए डिजाइन्स की झलक हो। मुझे यकीन है लोग पागल होने लगेंगे और तुम्हारे अंदर के अंदेशे खत्म हो जाएंगे। अंदेशे खत्म हो या ना हो, आइडिया ज़रूर चोरी हो जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, सवाए उन चीज़ों की जो अल्लाह ने बनाई है। दुनिया के 90% से ज़्यादा आर्ट इंस्पायर्ड है। कोई कसम से कुछ नहीं चुरा सकता। उसके मोबाइल पे कॉल आने लगी। सीने ने बैग से मोबाइल निकाला तो हलक तक कड़वा हो गया। बलाज की कॉल थी। वो पत्थर से नीचे उतर आ गई। मुझे एक कॉल लेनी होगी। ओके बाय। वो मोबाइल कान से लगाए आगे बढ़ाई। बहुत जल्दी भूल गई तुम मुझे। कराची चली गई, बहन भाई और अब्बा से मिलने लगी। तुम्हें लगा था मैं तुम्हें और तुम्हारे धोखे को भूल गया हूँ। वो सहखन लहजे में फनकारा था। क्या भूल गई हो जिस हत्ये पे अपने बाप का इलाज करवा रही हो वो किसने दिया था? अतिया नहीं, कर्जा। 10 लाख जहेज के नाम पे बटोरे और 13 लाख का सोना। 3 माह के अंदर अगर उनका प्रॉफिट निकालो तो इतने ही बनेंगे जितने इस वक्त तुमसे लिए हैं। एक और बात, मैं तुमसे और इन फजूल कॉल से डरती नहीं हूँ। कोई और तरीका ढूंढ लो। उससे कॉल काटी, तनफ्फुस भूल गया था। दिल एक बार फिर जख्म जख्म हुआ था। औरत पहला धोखा नहीं भूलती। जिंदगी गुजारने का नहीं, जीने का वक्त है जीनिया। उससे खुद को याद दहानी करवाई और आगे बढ़ गई। बशर का मैसेज आया था, वो उसे लेने आ चुका था। खौफ से आगे निकल आओ तो जिंदगी मुंतज़िर रहती है। हाकिम नवाब आज की रात भी अस्पताल में ही रहने वाले थे। जीनिया शूट से सीधा अस्पताल आई थी। थोड़ी देर हाकिम नवाब के साथ बैठी रही। बशर उनके साथ रुकने वाला था। जीनिया और कूंज को वो होटल में नहीं छोड़ सकता था, सो आज की रात वो दोनों भी अस्पताल में ही रहने वाली थी। कूंज की सहेली फरिया अपने बाप और चचा समेत उनसे मिलने भी आई थी। उसके चचा उसी अस्पताल में डॉक्टर थे। उन्हीं की मारूफत से उन्हें अस्पताल में रुकने की इजाज़त मिली थी। बशर बाहर किसी काम से गया था। जीनिया हाकिम नवाब के सराहने बैठी थी। खिड़की के साथ रखे सोफे पे कौन और फरिया धीमी आवाज से बातें कर रही थी। अभी तो तुम्हारा भाई भी नहीं है, तुम एक बार मेरे साथ चलो तो सही। इसी अस्पताल की तीसरी मंजिल पे है वो क्लिनिक। फरिया उससे सरगोशी में कह रही थी। कौंज मुतसब्सब थी। ऐसा गोल्डन चांस दोबारा नहीं मिलेगा कौंज। हाँ कह दो। तुम कहो तो मैं तुम्हारी बहन से बात करती हूँ। आज कौंज हाकिम को इल्म हुआ था कि ना नहीं कह पाना कितना बड़ा मसला था। ना कहने वालों के साथ एक ट्रेजिडी होती है। वो लोगों के साथ टाल मटोल के साथ काम लेते हैं और फिर बिलाखिर एक दिन धर लिए जाते हैं वहाँ जहाँ उनके लिए कोई जाए फरार नहीं होती। जीनिया अभी क्या मैं और कुंज थोड़ी देर के लिए फूड कोर्ट जा सकते हैं? बशर भाई के आने से पहले हम वापस आ जाएंगे। जीनिया ने गर्दन मोड़कर उन दोनों को देखा। 1 मिनट में उनके चेहरे स्कैन किए। श्योर, तुम फूड कोर्ट जा सकती हो। वो कुछ ही आंखों में आंखें डालकर बोली थी। उससे भी इंतहा शर्मिंदगी हुई। छोटे बहन भाइयों को हर वक्त रोक टोक नहीं की जानी चाहिए। कई बार उन्हें रास्ते के हारदार कांटे दिखाकर अकेला छोड़ देना चाहिए। वो फरिया के साथ बाहर निकल आई। लिफ्ट से होते हुए राहदारियां अबूर करने देते हुए वो दोनों अब एक जगह जमा थे। एक बेंच पे बैठे हुए वो अपने अतराफ में देख रही थी।
परिया सारे फासले पर खड़ी कॉल पे बात कर रही थी। कूंज उंगलियां चटकते हुए अपने नंबर का इंतजार कर रही थी। दफातन कुछ 40-42 की उम्र का मर्द उससे जरा से फासले पर आकर बैठा। वो मोबाइल पे कुछ बटन दबा रहा था, साथ साथ कुछ बड़बड़ा रहा था। कूंज पे इख्तियार गर्दन फेर कर उससे देखने लगी। साफ सुथरी रंगत, हल्की दाढ़ी, पुरकशिश नुकूश और आंखों पे नजर का चश्मा चढ़ाए वो आदमी उसकी तवज्जो घेर गया। मुझे नहीं पता था मैं इतना हैंडसम हूँ। मुझे 3 मिनट तक देखने के लिए शुक्रिया बच्चे। अचानक वो मोबाइल से नसें उठाकर मुस्कुराते हुए बोला। कूंज को ढेर सारी शर्मिंदगी हुई। मैं आपको नहीं देख रही थी, मैं आपका मोबाइल देख रही थी। इट्स इट्स नाइस। उससे बात संभालनी चाहिए। आदमी हनूस नरम नजरों से उसे तकता रहा। अगर तुम कहती हो तो ये सच ही होगा। वो फौरन मान गया। कुछ लोग जल्दी सामने वाले की बात मान जाया करते हैं। वैसे ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उससे कोनी बेंच पे टिकाई और उसकी तरफ पूरे का पूरा मुड़ा। आसपास देखें, इस कमरे के बोर्ड पे लिखा नाम और होदा देखिए। मैं भी इसी काम के लिए आई हूँ जिसके लिए बाकी सब या फिर आप। कुछ लोग होते हैं जो आपको बोलने का ढेर सारा कॉन्फिडेंस देते हैं। मैं तो यहाँ लोगों से बातें करने आया हूँ। अभी तो लोगों से बात की और उन्होंने मुझे झिड़का, सो मैं यहाँ आ गया। आपको बुरा नहीं लगा उन्होंने आपको छिड़का? उससे फिक्र लाक हुई। नहीं, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? इंसान जज्बात में 2 तरह के रद्द अमल देता है। पहला वो खुश हो जाता है और दूसरा गुस्सा। रद्द अमल पे गुस्सा कैसा? तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? कुछ लोग बड़ी बड़ी बातों को हवा में उड़ा देते हैं। ये मेरे दोस्त के चचा का क्लिनिक है। मैं यहाँ वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाने आई हूँ। मुझे उसकी ज़रूरत है। और ऐसा किसने कहा? कैसा? यही कि तुम्हें इन इंजेक्शन्स की ज़रूरत है। सब कहते हैं। उलझी। यानी हर कोई कहता है। इलाज में भला मसला क्या है? आदमी ने गौर से उसे देखा, आंखों में तासुब धराया, फिर उससे अपनी जेब से एक कार्ड निकाला, उसे कूंज की तरफ बढ़ाया। तुम्हें वाकई डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन अंदर बैठे डॉक्टर की नहीं, मेरी। तुम्हें मेरी या मेरे जैसे एक डॉक्टर की ज़रूरत है। मैं तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करूँगा। वो अपनी जगह से उठा। मसला यहाँ नहीं, उससे कूंज के चेहरे की तरफ इशारा किया। मसला यहाँ है। उससे उंगली से अपनी कनपटी पे दस्तक दी। कूंज ने उसका कार्ड देखा। माहिर सेनी अमराज, डॉक्टर मुजफ्फर गोरी। कूंज की तो सर पे लगी, तलवों पे बूझी। उसने कुछ सुनाने को मुंह खोला ही था कि मुजफ्फर साहब लंबे लंबे टक पड़ते वहां से निकल गए थे। मगर उसका सारा मूड खारत हो गया था, या वो उन्हें पागल लगती थी। पर यह वापस आ गई तो कूंज का गुस्सा भी सरा देर को थम गया। वो अपने ख्वाबों के इतने करीब थी, भला अब किसी की बात को दिल से क्या लगाना। अगला नंबर कूंज का था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कई बार तस्वुर के खानों में वो डॉक्टर के सामने बैठ चुकी थी, कई बार प्रेशर आ चुका था और कई बार सीनिया उसे खींचते हुए वहां से ले गई थी। हर ख्याल को झटक कर वो अंदर जाने का सोचने लगी। जब कोई हेवला सा उसके सामने आकर खड़ा हो, उसे जरा किसी तरह नजर उठा कर देखा और फिर वो पलक तक न झपक सकी। कोई 23-24 साल लड़की थी, बेतहाशा गोरी रंगत, नीली आंखें, भरे भरे होंठ और उठी हुई नाक, मॉडल्स जैसी दुबली पतली जिसामत। कोई उसे देखे तो चंद पल के लिए नजर न हटा सके। गूंज के लब वहाँ रह गए। वो बेतकल्फी से उसके साथ आकर बैठ गई। अगला नंबर तुम्हारा है ना? उससे अचानक मोबाइल से नसें उठाकर उसे मुहातिब कर लिया। गूंज की जुबान बाकायदा तालू से लग चिपक गई। क्या मैं तुम्हारे नंबर पे जा सकती हूँ? 2 नंबर बाद मेरा नंबर है, लेकिन मुझे दरअसल देर हो रही है। लेकिन आप जाना क्यों चाहती हैं? आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? गूंज उस अप्सरा के चेहरे पे नसें जमा कर कह रही थी। लड़की ने भूरे रेशमी बाल उंगलियों की मदद से कंधे के पीछे किए। दरअसल मेरे शोहर को मेरी नाक और होंठ नहीं पसंद, इसलिए मुझे होंठों में फिलर्स चलवाने हैं और नाक जरा सी पतली। शायद मैं अपनी आईलैशेस भी छोटी करवा लूँ। वो आम से अंदाज से बता रही थी, मगर गूंज को अपनी ज़िंदगी की सबसे गैर मुतवक्का बात सुनने को मिली थी। कोई इतनी हसीन लड़की में नुक्स कैसे निकाल सकता है? और अगर उसमें नुक्स निकाल सकता है तो फिर गूंज हाकिम किस खेत की मूली थी? उसे मालूम ना हो सका कब, मगर उसकी आंखें खिली हो रही थीं। आपको खुद को क्या लगता है? क्या आप अपने चेहरे से मुतमिन नहीं हैं? लड़की होंठ काटने लगी। आई थिंक आई एम द प्रीटीएस्ट वुमेन ऑन अर्थ। वो हंसकर बोली तो गूंज गीले चेहरे के साथ हंस पड़ी। मुझे मेरा चेहरा बहुत पसंद है। पहले मेरा वजन ज़्यादा था, मुझे बहुत पसंद था कि मेरे हाथ भरे भरे लगे। लेकिन मेरे शौहर और सास को मेरा बढ़ा हुआ वजन अच्छा नहीं लगता था।
सो मैंने ऑपरेशन करवा लिया। मुझे लगा अब सब सही हो जाएगा, मगर नहीं, मेरे शोहर को अब मेरे चेहरे से मसला है। उससे गर्दन झुका दी। अब जब वो मेरे इस जिस्म की तारीफ करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये असल नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये सर्जरी है, ये नेचुरल नहीं है, ये साइंस है। आप रुक क्यों नहीं जाती? जब आप जानती हैं आपका शौहर या फिर लोग आपसे कभी खुश नहीं होंगे, फिर भी आप उन्हें खुश करने में क्यों लगी हुई हैं? क्योंकि मैं एक बार दुनिया को फेरी टेल दिखा चुकी हूँ। मैं एक बार लोगों की बात मान चुकी हूँ। मैंने खुद लोगों को खुद पे हाकमियत दी, फिर उन्होंने मेरे जिस्म के फैसले अपने हाथों में ले लिए। हालांकि ये उनका हक नहीं था। मेरे कदम एक बार भर चुके हैं, तुम अपने कदम रोक लेना। वो कूंज का हाथ अपने हाथ में लिए बैठी। तुम खूबसूरत हो, हर इंसान खूबसूरत है, क्योंकि उससे अल्लाह ने बनाया है। उससे इस दुनिया में कुछ भी गैर ज़रूरी नहीं बनाया। जो उससे बनाया वो परफेक्ट है। बस तुम्हें उसे कबूल करना होगा। तुम तुम यहाँ किसे खुश करने आई हो कूंज हाकिम? आवाज़ सी के सुर कूंज हिल भी ना सकी। मैंने तुम्हें हर हालत में कबूल किया था, फिर आज यहाँ किसे खुश करने आई हो? उससे शाकी नसें उठाकर देखा। ज़ेगम यूसुफ मीर अपने पूरे कद के साथ उसके सामने खड़ा था। गूंज क्यों भूल गई कि आज बशर के साथ आने वाला मेहमान ज़ेगम था। आसपास दुनिया साकिन हो गई। गूंज को लगा था वो अब कभी सांस नहीं ले सकेगी। गंभीर महल की ऊपरी मंजिल में वाक़या मेरी गंभीर के कमरे में आऊँ तो नीली मध्यम रोशनियाँ हर सू फैली थीं। हर तरफ दीवार पे उसकी तस्वीर लगी थी। 55 मुल्क जिनमें स्पेन ने इजाफा कर दिया था, और ये हुए पूरे 56 मुल्क। हर तस्वीर में उसके चेहरे पे नजर आने वाली खुशी असली थी। तस्वीरों से हटकर जीते जागते नफूस की तरफ आऊँ तो ज़मीन की तरफ झुके हुए बेड पे वो आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। बाल बिखरे हुए और चेहरे पे थकन थी। दफातन उसका मोबाइल चिंगारने लगा। पहली और दूसरी बेल पे तो वो सौदा बन गया, मगर कॉल मिलाने वाला कोई ठीठ वाक़या हुआ था। उससे यहाँ से वहाँ हाथ मारा और बिल आखिर उसका मोबाइल उसके हाथ में था। मुंदी मुंदी आंखों से नंबर देखा और फिर उसके 14 तबक रोशन हुए थे। वो फौरन बिस्तर छोड़कर उठा था। वासिफ मुनीर की ये कॉल उसे हवासों में ले आई थी। वासिफ मुनीर वही शख्स है जिसकी स्केचबुक कैसम से चोरी हुई थी, मगर चूंकि वो कैसम के बराबर अपनी कंपनी खड़ी कर रहा था, सो कैसे उसके सारे मंसूबे मलिया मिट कर दिए थे। मुझे याद नहीं किया तुमने। फोन के पार उसकी सहखंद आवाज़ सुनाई दी। मुझे यकीन था तुम लोगों ने मुझे याद नहीं किया होगा, लेकिन मैं कम्बीर्स को नहीं भूला। क्या बकवास है, अब तुम कैसम के लिए काम नहीं करते ना, तो फिर अब क्या फ़ायदा इन कॉल्स का? वो कहते हुए उठा, मेज़ पे रखा अपना लैपटॉप खोला, इंस्टाग्राम खोला। कहीं कुछ हो तो नहीं क्या? असल में क्या है ना कि तुम और तुम्हारे उस भाई ने मेरा करियर तबाह किया है, सो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट तबाह करूं। मेहदी जल्दी जल्दी लैपटॉप पे उंगलियां चला रहा था। कोई गोसिप नहीं। गूगल खोला, गंभीर लिख कर कुछ सर्च किया। कुछ हाँ सही, यानी यानी हालात कंट्रोल में थे। अब कि वो सीधा हो बैठा, सारी हंसियात बेदार हो चुकी थी। तुम्हारा करियर तबाह नहीं हुआ वासिफ। कैसम से निकलने के बाद भी तुम कहीं भी काम कर सकते हो। तुम कोई विसल ब्लोअर नहीं हो। हमसे पैसे लेकर हमारे ऑफिस के एयर कंडीशन में बैठकर और खाने खाकर तुम क्या कर रहे थे? तुम अपना महल तमीर कर रहे थे। तुम्हें ये नहीं करना था। तुम्हारे अल्फाज मुझ पे असर नहीं करेंगे मेहदी कम्बीर। कैसम ने मुझसे जो लिया है वो मेरी मताए हयात थी। वो माले गनीमत था। मेहदी ने उसे टोका। वो कफ़ारा था। तुम्हारा स्केचबुक और तुम्हारे लैपटॉप का डेटा हट जाना था। मेहदी की बात पे वासिफ के कहके बुलंद हुए थे। मेहदी, उफ, तुम बिल्कुल गैस की तरह बोलने लगे हो। तुम्हारा कसूर नहीं है। कैसिम की सरबराही कुर्सी अल्फाज खुद कहलवाती है, लेकिन अब मेरे बोलने का वक्त है। अपनी ईमेल चेक कर लो, तुम्हारे ढेर सारे सरप्राइज हैं। कहते हुए कॉल कट गई। मेरी हेलो हेलो करता रह गया, फिर भागकर स्टडी टेबल की गिर्द कुर्सी खींच कर बैठा। तेज से इस बटन दबाकर अपनी ईमेल खोला। 2 से 3 वीडियो से मेरी बेकरारी से उनके खुलने का इंतज़ार करने लगा। वीडियो खुली और अब 2 नफूस आमने सामने थे। वासिफ मुनीर कैस गंभीर के ऑफिस में खड़ा गिड़गिड़ा रहा था, बार बार अपनी स्केचबुक वापस करने का कह रहा था। कैस के अल्फाज शदीद थे। मेरी शलसा उसे देखे गया। वो जानता था ये असल वीडियो नहीं है, मगर एक यही वीडियो कैसिम को बर्बाद कर सकती थी। दूसरी वीडियो में वो बराक हनीफ से बात कर रहा था।
बराक उसे सहरा रहा था और वासिफ मुस्कुराते हुए उसकी बात सुन रहा था। तुम बीक्यू के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो। ये एक स्केच नहीं, ये आर्ट है। इस स्केच वो कहा डिज़ाइन आर्ट है। वीडियो से यूँ ज़ाहिर होता था कि बीक्यू प्रोजेक्ट के सारे डिज़ाइन वासिफ के बनाए हुए हैं और अब वही बुक्स कैस के कब्जे में है। तीसरी वीडियो माँ जबीन मुख्तार और कैस गंभीर की थी, जिसमें वो माँ जबीन से एक फेवर मांग रहा था। माँ जबीन मुस्कुराती है, आगे बढ़कर बेबाकी से कैस के कंधे पे हाथ रखती है और पूछती है, कहो क्या चाहिए। बराक, हनीफ और वासिफ मुनीर समेत कैसम के सारे वर्कर्स का बंद मुंह और ज़रा सी सज़ा। ये उसी सजा की बाबत बात हो रही है जब महाजबीन मुख्तार की कैसम का फाइनेंस अपने हाथ में लिया था और हर वर्कर जानता था कि महाजबीन टेक्सटाइल तनख्वाह के नाम पे कोड़ियाँ देती है। वीडियो इस तरह से एडिट की गई थी कि कैस पूरी तरह विलन लग रहा था। मोबाइल दोबारा बज रहा था मगर मेहदी के हाथ में अब इतनी सकत ना रही थी कि हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठा सकता। कैसम डूब सकता था, कैसम डूब सकता था और डूब रहा था मगर मेहदी गंभीर उसे बचाना चाहता था। घंटियाँ बज बज कर वापस गईं मगर कॉल बंद ना हुई। कॉल दोबारा आने लगी थी। मेहदी ने मरे मरे हाथों से मोबाइल उठाया, कॉल अटेंड करके मोबाइल मेज़ पे ही रख दिया। उम्मीद है तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद आया होगा। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। वो महसूस सा कह रहा था। या तो मेरे साथ आ जाओ, कैस को मालूम नहीं होगा कि तुम मेरे साथ हो, बस वहां रहकर मेरी थोड़ी बहुत मदद कर देना। दूसरा रास्ता, तुम अपने भाई को सब कुछ बता दो। तुम्हारे पास 12 घंटे का वक्त है। अगर कैस ने 12 घंटों के अंदर अंदर मेरा सामान और मेरा रुतबा मुझे वापस कर दिया तो मैं खामोश हो जाऊंगा, वरना मेरे हैकर्स मेरे खरीदे हुए न्यूज़ चैनल्स वो दिखाएंगे जो मैं चाहूँगा। और तुम तो जानते हो ना पाकिस्तान में इंसाफ कितना है। चंद वीडियोस कैसम को तबाह नहीं कर सकती। मेहदी की आवाज़ उसकी अपनी नहीं लगती थी। सही कहा, चंद वीडियोस कैसम को तबाह नहीं कर सकती मगर बीक्यू को ज़रूर तबाह कर सकती हैं। हर न्यूज़ चैनल गा गा कर कहेगा बीक्यू की तमाम डिज़ाइंस वासिफ मुनीर से चोरी करता है और बीक्यू के लिए कैस ने अपने आधे से ज़्यादा सरमाया लगा दिया है। तुम्हारे लिए कोई चाय फरार नहीं बची मेहदी। मेहदी ने धीरे से गर्दन ढलका दी। हर्रा मसरूद होने लगी थी। हम बैठकर बात कर सकते हैं वासिफ। तुमने एक एक्शन लिया और जो कैस ने किया वो रिएक्शन था। हर इंसान इसी तरह। फॉर गॉड्स सेक। वासिफ ने चिल्लाकर उसकी बात काटी। तुम समझ क्यों नहीं जाते कि तुम्हारे अल्फाज मुझ पर असर नहीं करेंगे, कम से कम मुझ पे नहीं। 12 घंटे और तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। कॉल कट गई मगर मेहदी के अंदर इंतजार का समंदर छोड़ गई। वो धीरे धीरे बेसांस सा होता गया। मोबाइल उठाकर उससे कैस को कॉल मिलानी चाहिए मगर रुक गया। इस वक्त कैस के पास अगर कोई हल होता तो वो मौत थी और मेहदी उसके हाथों पे एक और खून नहीं देख सकता था। क्या सब ख़त्म? क्या वो कुछ नहीं कर सकता? क्या उसे वासिफ के लिए दो हल में से एक चुन लेना चाहिए? ऐन उसी पल उसके ज़हन में चमका हुआ सा हुआ। अगर वासिफ के पास 100 हल थे तो मेरी गंभीर के पास भी हमेशा 2 रास्ते ज़रूर होते थे।